अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस तरह के वर्क्स में रियलिज्म कैसे लाते हैं, देन डोंट क्लोज दिस वेबिनार एंड वॉच टिल एंड, बिकॉज इस वेबिनार में जो आपको सिखाया जाएगा वो आपको कहीं से भी इजीली सीखने को नहीं मिलने वाला। इस वेबिनार का टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ रियलिज्म। इसमें आपको मैं वो बेसिक प्रिंसिपल सिखाने वाला हूँ जिसको यूज करके मैं खुद अपने आर्टिस्ट में रियलिज्म लाता हूँ, और ये चीज मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप्स में। बट उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम है सनी सोल और मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। सिंस 2019 से मैं एज ए फुल टाइम आर्टिस्ट वर्क कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने 4 साल R&D डिपार्टमेंट में वर्क किया है हीरो साइकिल्स की एज ए मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, और मेरी क्वालिफिकेशन भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसका मतलब है कि मैंने कहीं से भी प्रोफेशनल आर्ट की किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं ली, और मैंने जो कुछ भी आज तक सीखा है वो दूसरे आर्टिस्ट के वर्क्स को मैंने क्लोजली ऑब्जर्व करके सीखा है। इसलिए मैं एक लर्नर की प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझता हूँ, और मुझे पता है कि उनको कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स या प्रोसेसेस या टेक्निक्स कैसे सिखानी है, वो भी सिंपल एंड इजी टू फॉलो स्टेप्स में, जिसका पता आपको इस वेबिनार के थ्रू चली जाएगा। इस वेबिनार में आपको मैं इस रेफरेंस से फोटो रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी टू फॉलो स्टेप्स में। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखिए आज कुछ नया। इस वेबिनार की लेंथ तकरीबन 1 घंटे की रहने वाली है, तो ये सोच के बैक स्टेप बिल्कुल मत करना कि आप इतनी देर तक वेबिनार कैसे देखोगे। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपके अंदर एटलीस्ट इतना पेशेंस तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है इतना पेशेंस तो आप आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकते। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ रियलिज्म। किसी भी वर्क में रियलिज्म लाने के लिए कौन सी वो 2 चीजों का परफेक्ट होना जरूरी होता है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उनमें से पहली चीज है आउटलाइन। आप कोई भी चीज ड्रॉ करते हो उसकी आउटलाइन परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी शेडिंग वगैरह कर लो, अगर आपकी आउटलाइन परफेक्ट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। पर अगर आपकी आउटलाइन अच्छी है और आप शेडिंग में बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं भी कर पाते, फिर भी वो आपका वर्क अच्छा लगेगा। तो पहली चीज आपकी आउटलाइन परफेक्ट होनी जरूरी है, और आउटलाइन परफेक्ट करने के लिए आप कोई सा भी मेथड ट्राई कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है। मोस्ट कॉमनली लोग ग्रिड मेथड यूज करते हैं, या फिर कोई लोग फ्री हैंड ड्राइंग भी करते हैं, या फिर कुछ और भी अदर वेज होते हैं जो भी आपको सही लगे। आउटलाइन के बाद सेकंड चीज होती है टोनल वैल्यूज। और टोनल वैल्यूज किसको कहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, व्हाइट से लेकर ब्लैक पॉइंट तक इसके बीच में जितनी भी सारी शेड्स आ रही हैं, जितनी भी सारी शेड्स में वेरिएशंस आ रहे हैं, उनको हम वैल्यूज कहते हैं। और इन्हीं वैल्यूज को हमने अलग अलग टर्म्स के थ्रू डिफाइन करके रखा हुआ है, जिसमें से मेनली 5 टर्म्स हैं। इनमें से पहली टर्म है हाइलाइट्स, या फिर कह लो कि एक्सट्रीम वाइट एरिया। उसके बाद आती है लाइट टोन्स या फिर हाई वैल्यूज, देन मिड वैल्यूज या फिर मिड टोन, या फिर लो वैल्यूज या फिर डार्क टोन, और उसके बाद जो सबसे लास्ट टर्म है वो है ब्लैक शेड या फिर शैडो। अब इस रेफरेंस को यूज करके मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें वो 5 वैल्यूज कौन कौन सी है, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया, और इसी रेफरेंस को यूज करके मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि इसको एज इट इज परफेक्टली रियलिस्टिकली कैसे ड्रॉ करना है या फिर कैसे शेड करना है। तो हमारी जो सबसे पहली टोन है वो है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स के लिए आप इस वाले पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हो कि ये हाईलाइट का पॉइंट है, या फिर इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं जिसके ऊपर आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है, या फिर जो एक्सट्रीम वाइट एरियाज हैं, इनको आप हाइलाइट्स में कंसीडर कर सकते हो। ये जो लाइंस बनी हुई हैं ये भी हाइलाइट्स में कंसीडर आप कर सकते हो इसको भी। अब इसके बाद बारी आती है हाई वैल्यूज की, या फिर कह लो कि बिल्कुल लाइट टोन्स की। अब लाइट टोन्स के लिए या फिर हाई वैल्यूज के लिए हम इस वाले एरियाज को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हाई वैल्यूज हैं, या फिर हाईलाइट से थोड़ी सी ये ज्यादा शेडेड है। अब इसको भी हम बिल्कुल लाइट टोन्स में हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाले पॉइंट्स भी, ये वाला एरिया भी, ऊपर वाला एरिया भी, इन सभी को हम हाई वैल्यूज में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मिड वैल्यूज की। मिड वैल्यूज के लिए आप इस तरह के एरियाज को आप कंसीडर कर सकते हो, और इस एरिया को भी आप मिड वैल्यूज में कंसीडर कर लीजिए, इस एरिया को भी मिड वैल्यूज में, और इस एरिया को भी आप मिड वैल्यूज में ही कंसीडर कीजिए। उसके बाद हमारी जो 4th टर्म है वो है लो वैल्यूज या फिर डार्क टोन। उसके लिए आप कंसीडर कर सकते हो ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, उसके बाद ये वाला एरिया, एंड देन ये वाला पूरा एरिया। उसके नेक्स्ट ये वाले कुछ कुछ छोटे छोटे एरियाज बने हुए हैं, इनको भी आप डार्क टोन या फिर लो वैल्यूज में आप कंसीडर कर सकते हो। और हमारी जो 5th टर्म है वो है ब्लैक शेड या फिर शैडो। अब उसके लिए आप जो इंटेंस ब्लैक शेड्स हैं, जैसा कि इसके आईब्रोज में है,
है ये पूरा, और इसके जो आई है इसको भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, जहाँ भी आपको एक्सट्रीम डार्क वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से आप अपनी रेफरेंस इमेज को सेग्रीगेट कर सकते हो अलग अलग वैल्यूज के थ्रू। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी अपने वर्क में एज इट इज टोन क्रिएट करने में, और अगर एज इट इज टोन क्रिएट होंगी तभी वो रियलिस्टिक इफेक्ट देगी। अब मैं आपको इन सभी 6 चीजों को आउटलाइन, हाईलाइट्स, लाइट टोन्स, मिड टोन्स, डार्क टोन्स एंड शेडोज या फिर ब्लैक एरियाज को या फिर ब्लैक टर्म को चेकलिस्ट करते हुए आपको समझाऊंगा कि इसको आपने रियलिस्टिकली कैसे शेड करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि पहले बताया कि आप इसकी आउटलाइन अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, या तो आप ग्रिड कर लो या फिर आउटलाइन आप इसकी फ्री हैंड कर लो, जैसा भी आपको सही लगता है। मैंने इसमें आउटलाइन का पार्ट नहीं ऐड किया बिकॉज अगर वो भी ऐड करता तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे शेडिंग करूंगा कहीं कहीं पर इसकी स्पीड काफी ज्यादा रहेगी। ऐसा बस इसीलिए बिकॉज अगर वो मैं नहीं करूंगा तो ये वेबिनार 2 से 3 घंटे से भी ज्यादा लंबा हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि आप इतना ज्यादा देर वेट करते रहो। आपको कंसाइज वे में बेस्ट से बेस्ट नॉलेज में आपको देना चाहता हूँ इस वेबिनार के थ्रू। बस आप इसको आराम से देखते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप इस फ्री कंटेंट से ज्यादा सीख पाओ। और मैं आपको इतना समझा देता हूँ कि इसकी आउटलाइन मैंने किस हिसाब से की है। हालांकि इसके लिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो 3-4 उससे भी इसकी आउटलाइन करनी इजी रही। और ये इसकी फोटो का साइज एकदम स्क्वायर है, मैंने 1-1 सेंटीमीटर का इसमें मार्जिन रखा है। और नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा डार्क शेड्स की हैं। ऐसा बस इसलिए जैसा कि आप रेफरेंस में देख पा रहे हो कि यहाँ पर हाईलाइट्स ऐड करनी है और यहाँ पर डिटेल्स काफी ज्यादा इंट्रिकेटेड है। अगर मैं इसको डिटेल्स बनाते बनाते ही इसकी जो डार्केस्ट वैल्यूज हैं या फिर जो शेडोज हैं उनको पहले ही मैं कर लेता हूँ, तो बाद में जब मैंने इसके ऊपर शेडिंग करनी है तब मेरा उस वक्त ज्यादा माइंड ना लगे इसको शेडिंग करते वक्त। इसलिए मैंने अपने बाद वाले वर्क को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसके ऊपर पहले से मैंने ये शेड्स थोड़ी सी डार्क रख दी हैं। नहीं तो मैं इसके जैसे भी बिल्कुल एकदम फाइन लाइंस भी क्रिएट कर सकता था बिल्कुल लाइटली। अभी आप इसमें नोटिस करते रहना कि मैं किस तरीके से आपको इसकी अप्रोच बताऊंगा और आपने अपना माइंड किस तरीके से चलाना है किसी भी पार्ट को शेड करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि इसकी हमने आउटलाइन कर लिया हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दें। आप कर सकते हो, किसी पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए, उसका कोई इश्यू नहीं है। बट वो कौन सा तरीका है, कौन से वे से आप ज्यादा इजीली इसको शेड कर पाओगे और कौन से वे से कम गलतियां करोगे इसको शेडिंग करते वक्त, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दो फिर बाद में देखोगी यार यहाँ पर मुझसे गलती होगी, वहां से मुझसे गलती होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलत किया। तो वो चीजें नहीं करनी है। जो जिस तरीके से मैं अभी आपको सिखाऊंगा उसको समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। पहले आपने कहीं से भी किसी भी तरीके से सीखा हो उसको थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में म्यूट कर लेना, बिकॉज तभी आप इसको अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। अभी हमने इसको किस तरीके से शेड करना स्टार्ट करना है उसकी हम छोटी सी एक स्टडी करते हैं। हम फिर से रेफरेंस इमेज यहाँ पर अपने सामने लेकर आते हैं और इसकी हमने शेडिंग किस से स्टार्ट करनी है। देखो अलग अलग वे हैं हमारे पास इसको शेडिंग स्टार्ट करने के लिए, पर जो सबसे बेस्ट वे मुझे लगता है वो हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी आई का व्हाइट पार्ट को हम पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इसकी डार्क वैल्यूज क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, ये वाली और ये वाली। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर हम इसको पहले कर देंगे, इसके ऊपर चारकोल यूज करेंगे और जब बाद में हमने इसको क्रिएट करना होगा तो इसका चारकोल यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, तो वो चीज हमने गलती नहीं करनी, इसलिए हम इसको पहले क्रिएट कर लेंगे और फिर इसको हम करेंगे बाद में। पर हाँ, इसकी हम आउटलाइन पहले हल्की सी कर लेंगे विद द डबली चारकोल पेंसिल। और इसमें मटेरियल्स भी कौन से यूज करने वाला हूँ वो भी आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, और पहले भी आपको एक बार मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से इसमें मटेरियल्स यूज होंगे। बाकी फिर इसको क्रिएट करने के बाद ये वाला एरिया, ये वाला पहले क्रिएट हो जाएगा, फिर ये वाला क्रिएट होगा, ये वाला एरिया बिल्कुल इंटेंस ब्लैक शेड हो जाएगा। फिर इसके जो आई लैशेस हैं इसको हम बाद में बनाएंगे, और आई लैशेस से पहले हमें और ये वाला एरिया आईलिड का हमें शेड करना होगा। ये वाला जब अच्छे से शेड हो जाएगा उसके बाद हम आई लैशेस क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी हमने ये वाला एरिया पूरा अच्छे से शेड कर लेना है, उसके बाद हम इसकी आई लैशेस क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि इसको ऐसे शेड कर लेना है, ये सिर्फ एक ही टर्म में खत्म होने वाली बात नहीं है। इसको भी शेड करने के लिए अलग अलग स्टेप होंगे, बट जस्ट आपको मैं उसके पार्ट्स बता रहा हूँ कौन कौन से सीक्वेंस में हम इसको शेड करेंगे। तो हमारा ये वाला एरिया पूरा शेड हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचती है कि हम नीचे वाला पहले क्रिएट करें, ऊपर वाला पहले क्रिएट करें
या फिर आईब्रोज को पहले क्रिएट करें। अब इनमें से आप अब ऊपर वाले और इस नीचे वाले में से आप दोनों में से कोई भी पहले आप क्रिएट कर सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है। बट आईब्रोज क्रिएट करने पहले या फिर ये वाला पहले क्रिएट करना, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, पर इसको भी हम आसान वे में करेंगे। वो ऐसे कि पहले हम इसकी डार्क आउटलाइंस कर लेंगे विद द डबल चारकोल पेंसिल या फिर कोई और चारकोल पेंसिल जो कि मैं कैमलिन की भी यूज करता हूँ, उससे हम इसको शेड कर लेंगे। फिर हम ये वाला पूरा एरिया अच्छे से शेड कर लेंगे, ऊपर वाला अच्छे से शेड कर लेंगे एंड एट लास्ट इसकी आईब्रोज को हम डिटेल्स देना स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद हमारा ये सब्जेक्ट रियलिस्टिकली ड्रॉ हो जाएगा। चलिए अब हम इसको शेड करना स्टार्ट करते हैं जिस सीक्वेंस में आपको मैंने अभी बताया है। अब जरा क्विकली मैं आपको एक एक करके इसके मटेरियल्स सारे मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से मटेरियल्स मैं यूज करने वाला हूँ। पहले है मेरे पास पेंटल ग्राफ केयर 0.3 mm HP ग्रेड की पेंसिल। आप इसकी जगह नॉर्मल HP ग्रेड की पेंसिल भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन मेरे पास है 2B ग्रेड की स्टेडलर की पेंसिल। उसके बाद है मेरे पास 4B ग्रेड की पेंटल के लेड वाली एक मैकेनिकल पेंसिल। देन है मेरे पास 6B ग्रेड की टॉम्बो मोनो की ग्रेफाइट पेंसिल। उसके बाद मेरे पास ये 3 चारकोल की टाइप्स हैं। एक है कैमलिन की सॉफ्ट ग्रेड की चारकोल पेंसिल, देन स्टेडलर की डबल ई, और उसके बाद है कैमलिन स्टिक का चारकोल पाउडर जो कि हमें इंटेंस ब्लैक शेड देगा। अगर आपके पास स्टेडलर की डबल ई पेंसिल नहीं है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, और अगर ये नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो। दोनों है तो दोनों कर लो, अगर दोनों नहीं है तो आप सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल के साथ भी काम चला सकते हो जो कि 8B ग्रेड की हो एटलीस्ट। और उसके बाद हमारे पास ये मोनो जीरो की रेजर है फॉर द डिटेलिंग पर्पस, और देन मेरे पास है ये एफमेट की रोटरी इलेक्ट्रिक रेजर, और मेरे पास कुछ ये मेकअप ब्रशेस हैं। इनको भी मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ शेडिंग करने के लिए, और इसके अलावा मैं सॉफ्ट टिश्यूज को भी यूज़ करूँगा शेडिंग करने के लिए, और कभी कभी मैं ईयरबड्स को भी यूज़ कर लेता हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए। अभी हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं, और हमें पूरी तरह क्लैरिटी है कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, किस सीक्वेंस में करना है। किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ करने से पहले उसके ऊपर की गई स्टडी बहुत ज़्यादा काम आती है। इससे आपको क्लैरिटी रहती है कि आपने किस वे में आगे प्रोसीड करना है। तो मैंने अभी स्टेडलर की डबल ई पेंसिल ली है और इसको मैं यूज़ करूँगा इसको थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए। ऐसा इसलिए बिकॉज जब मैं इसके वाइट पार्ट को क्रिएट करूँगा तब मैं नहीं चाहता कि इसकी जो आउटलाइंस हैं ये थोड़ा सा डल पड़ जाए और मुझे बाद में इसको ट्रेस करना मुश्किल हो। और अभी मैं 4B ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे आपने डार्क पेंसिल को यूज़ करके इसको अच्छे से आपने डिफाइन कर लेना है। इसको डिफाइन करने के बाद अब मैं HP ग्रेड की पेंसिल यूज़ करूँगा और एक हल्की सी इसके ऊपर लेयर क्रिएट करूँगा, और अपने पेंसिल को 3 to 4 इंच के डिस्टेंस पर होल्ड करना है। अगर आप नज़दीक से होल्ड करोगे तो पेंसिल की टिप के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और ये आपकी लेयर ज़्यादा डार्क बन जाएगी, और ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बाय द वे मटेरियल्स में मैं एक नीडल इरेजर भी यूज़ करूँगा। अगर कहीं पर टोन थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो मैं उसके एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को लिफ्ट ऑफ करके उस एरिया को थोड़ा सा मैं लाइट कर सकता हूँ। अब इस एरिया में भी मैं इसको शेड कर लेता हूँ। हालांकि ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क रहेगा पर फिर भी मैं इस एरिया को लाइटली शेड करूँगा पहले, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी टोन्स में बढ़ाऊँगा। अब मैं मेकअप ब्रश यूज़ करूँगा इसको शेड करने के लिए। अगर आप मेकअप ब्रश को नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सॉफ्ट टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो। बस सॉफ्ट टिश्यू को यूज़ करने की एक कंडीशन होती है कि आपकी जो फिंगर का एरिया है या फिर उसकी जो गर्थ है वो शेडिंग वाले एरिया से थोड़ी सी छोटी रहे। ये राइट साइड की टोन तो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन जो लेफ्ट साइड की जो टोन है ये थोड़ी सी मुझे डार्क लग रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको लाइट करूँगा विद द यूज़ ऑफ नीडेड इरेजर। अब मैं इस एरिया में थोड़ी सी और परफेक्शन लाने के लिए इसकी जो ये वाली आउटलाइंस है इसको थोड़ा सा और डार्क करूँगा विद द 4B ग्रेड पेंसिल। और इसमें हमने तब तक इसमें शेड्स वगैरह क्रिएट करनी है जब तक कि इसके रेफरेंस के जैसे इसमें एग्जैक्ट टोन्स ना क्रिएट हो जाएं और इसके बीच में जो डिटेल्स बनी हुई हैं वो भी एग्जैक्टली ना बन जाएं। आई नो कि मैंने कहा था कि आईलैशेस हम बाद में क्रिएट करेंगे ये वाला एरिया को शेड करने के बाद, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आईलैशेस को मैंने पहले से आउटलाइन करके रखा हुआ था। अगर मैं इसको अभी स्टेडलर डबल ई पेंसिल के साथ इसको मैं और ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा तो जब मैं इसके ऊपर भी जब शेडिंग करूँगा तो फिर इसकी जो आउटलाइंस हैं ये बिल्कुल ही फेड अवे हो जाएंगी।
और वैसा हमने नहीं करना, क्योंकि इसको भी हमने काफ़ी हद तक परफेक्टली बनाने की कोशिश की है पहले ही आउटलाइन में। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप इसके ऊपर पहले ही डबल ई पेंसिल के साथ इसको अच्छे से डार्क कर लें। मतलब आपने पूरे इसको शेड करने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट इसके ऊपर इसको आउटलाइन को डार्क करना है इसकी, सो दैट बाद में आपको इसके ऊपर आसानी रहे काम करने में। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी और शेड्स वगैरह ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद करेंगे ब्लेंडिंग। अब इसकी ब्लेंडिंग के लिए हम ईयरबड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेकअप ब्रश यूज़ करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। कौन से साइज़ का मेकअप ब्रश कहाँ पर यूज़ करना है ये टोटली डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है और जहाँ पर आपने इसकी शेडिंग करनी है उसका साइज़ कितना है, और आपके जो ब्रिसल्स हैं मेकअप ब्रश के वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं या फिर कितने ज़्यादा डार्क हैं। अगर आपने बिल्कुल सॉफ्ट शेड करनी है, लाइट वैल्यूज़ को क्रिएट करना है, लाइट टोन्स को क्रिएट करना है, तब आप सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ कीजिए। अगर आपने डार्क टोन्स को क्रिएट करना है देन आप हार्ड ब्रिसल वाले ब्रश को यूज़ कीजिए। मेकअप वाले ब्रशेस के हार्ड ब्रिसल्स आपको बहुत कम ही मिलेंगे, अगर मिल जाते तो अच्छा है, अगर नहीं मिलते तो आप ऑयल पेंट वाले ब्रश को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर लो क्वालिटी का यूज़ करोगे डार्क टोन्स के लिए तो वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अभी हमें जितना रिक्वायर्ड था हमने इसकी आई बॉल के ऊपर उतनी शेडिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर जो इसकी वेन्स दिखाई दे रही हैं या फिर जो डिटेल्स हैं इसकी, अब हम उसको क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। और इसको क्रिएट करने के लिए मैं भी यूज़ करूँगा फेबर कैसल की ये HP ग्रेड की पेंसिल। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैं अलग अलग ब्रांड की अलग अलग पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो बस बात ये है कि मुझे अच्छा लगता है अलग अलग ब्रांड की पेंसिल के साथ यूज़ करना। हालांकि हर ब्रांड की पेंसिल की एक अलग अलग खासियत होती है, तो मैं उनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं उनके फुल पोटेंशियल पे मुझे उसको यूज़ करना मुझे अच्छा लगता है, बस यही रीज़न है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कीजिए। इवन कि आप चाहे जो 70 रुपीज़ की 8 लाइन की पेंसिल्स आती हैं आप उसके साथ भी इस तरह की क्वालिटी अचीव कर सकते हो। अब इसको मैंने पिन पॉइंट शार्प कर लिया है और इसके ऊपर जो डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं आपने उसको कोशिश करना है कि आप एज इट इज़ उसको क्रिएट कर पाएँ, और आपने पेंसिल की टिप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, और पेंसिल को आपने इस डिस्टेंस पर आपने होल्ड करना है टू क्रिएट द डिटेल्स ऑन द आई बॉल। आई बॉल की सारी डिटेल्स अच्छे से बनाने के बाद अब आपने लास्ट काम इसके ऊपर ये करना है कि एक सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ करना है और इनकी डिटेल्स के ऊपर आपने हल्का से ऐसे इसके ऊपर अप्लाई करना है, जिससे कि इसकी जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा डार्क ना लगें और पहले की हुई लेयर्स के साथ अच्छे से मिल जाएं। दैट्स इनफ। अभी हम इसके ब्लैक एरियाज को शेड करना स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कैमरन की सॉफ्ट ग्रेड चारकोल पेंसिल। पहली लेयर बनाते वक्त आपने कम्प्लीटली पूरे एरिया को शेड करने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल आपने हल्के हाथ से चारकोल को अप्लाई करना है इसके ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा चारकोल अप्लाई कर दोगे तो फिर बाद में इसको जब शेड करोगे तो चारकोल का रेजिड्यू बहुत ज़्यादा निकलेगा और उसको कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अभी हम इसके पूरे एरिया को ब्लेंड करेंगे विद द मेकअप ब्रश, और आप चाहो तो इसके साथ आप चारकोल पाउडर भी यूज़ कर सकते हो जो कि हमें इसको और ज़्यादा ब्लैक शेड देने में हेल्प करेगा। अगर आपके लिए चारकोल पाउडर को हैंडल करना मुश्किल लगता है तो फिर आप रहने दीजिए। अभी हम इसके ऊपर चारकोल की और भी ज़्यादा फाइनली हम लेयरिंग करेंगे, और इस बार आपने कोशिश करनी कि हमें इंटेंस ब्लैक शेड अचीव हो जाए इसी लेयर में। अभी इसी ब्लैक पार्ट के साथ साथ आपने इसके मिड टोन्स और जो डार्क टोन्स हैं उसको भी साथ में आपने शेड कर लेना है। जैसा कि इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर इसके वाइट पार्ट के ऊपर रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, इसकी जो आई लैशेस हैं उसकी, आप उसको साथ में क्रिएट कर लो। अभी आपने इसमें डिटेल्स वगैरह नहीं देनी, आपने जस्ट इसके ऊपर हल्की सी शेड ऐड कर देनी है, इसकी मिड टोन एंड इसकी डार्क टोन की। डिटेल वाला काम हम एट लास्ट करेंगे।
अभी हम इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जितनी शेड्स ऐड करनी थी हम अब कर चुके हैं। अभी बारी है इसके ऊपर डिटेल्स वगैरह ऐड करने की। और शेडिंग करते वक्त इस एरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग वगैरह हो चुकी है और उसको इरेज करने के लिए मैं ये इलेक्ट्रिक इरेजर यूज़ करने लगा हूँ। ये वाली इसलिए बिकॉज इसके साथ बहुत ही ईजिली पिन पॉइंट इरेजिंग हो सकती है। मैंने अभी रियलाइज़ किया कि ये वाला एरिया मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर से इसको थोड़ा सा बड़ा किया है ऊपर की तरफ। और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक इरेजर का कितना ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर आपने चारकोल भी यूज़ किया हो तो वो भी काफ़ी हद तक वो लिफ्ट ऑफ कर सकता है। अब मैं इसके ऊपर फिर से इसके ऊपर डिटेल्स ऐड करूँगा विद दी डबल ई स्टाइलर पेंसिल। अभी आई का ये वाला पार्ट भी अच्छे से शेड हो चुका है और ये वाला तो पहले ही हो चुका था। अब इसके बाद हमें करना ये है कि एक तो ये वाला पार्ट को मैं शेड कर लेता हूँ अभी। और इसको शेड करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। पहले मैं डार्क वैल्यूज को क्रिएट करूंगा और उसी को मैं ब्लेंड करते हुए बाकी पार्ट्स को शेड कर दूंगा अच्छे से। और जहाँ पर मुझे लाइट वैल्यूज चाहिए होंगी वहाँ पर मैं नीडेड इरेजर यूज करूंगा और जहाँ पर एक्सट्रीम डार्क पॉइंट्स है जैसे कि यहाँ पर है और इस पॉइंट के ऊपर है वहाँ पर मैं यूनिबॉल का व्हाइट जेल पेन यूज कर लूंगा। फिर उसके बाद मैंने आईलैशेस को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करना है। देन ये वाले पार्ट को शेड करना हम स्टार्ट करेंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट इट। ये वाला पार्ट और आईलैशेस तो मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया है, पर एक चीज़ मैं भूल गया। आई के इस वाले पार्ट में एक हाईलाइट ऐड करनी थी। अब हम उसको भी ऐड कर लेते हैं और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यूनिबॉल का व्हाइट जेल पेन। मैंने कोशिश तो की मैं इसको एकदम परफेक्टली मैं लगा पाऊँ, बट वो हो नहीं पाया। अब इसकी शेप को बिल्कुल ठीक करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HP रेड की मैकेनिकल पेंसिल। और जैसे मैं इसकी शेप देना चाहता हूँ वैसे वैसे मैं इसके ऊपर पेंसिल चलाता रहूँगा और जब एक डिज़ायर्ड शेप इसकी आ जाएगी तब हम इसको कंप्लीट समझ सकते हैं। एक हल्की सी हाईलाइट इसके ऊपर की साइड है। अब नेक्स्ट में इसकी आईलिड की जो ये वाली आउटलाइन है इसको मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल के साथ शेड करूंगा। पहले कि इसकी आउटलाइन अच्छे से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मेकअप ब्रश को यूज करके इसको मैं अच्छे से शेड कर दूंगा और फिर बाद में इसके भीतर हमने इसकी लाइट वैल्यूज और डार्क वैल्यूज को क्रिएट करना है। अब इसकी आईलिड की शेडिंग की शुरुआत मैं करूंगा कैमलिन की चारकोल पेंसिल के साथ इसकी जो आईलैशेस हैं उसको क्रिएट करने से। अब इसको मैंने इसलिए क्रिएट करना है बिकॉज जब मैं इसके साथ इसकी आउटलाइन क्रिएट करूंगा फिर बाद में इसको मैं हल्का सा जब शेड करूंगा विद द यूज ऑफ मेकअप ब्रश तो वो ये वाले एरिया को काफी अच्छे से ब्लैक शेड दे देगा। इसको करने का एक और भी तरीका हो सकता है, उसके लिए मैं चारकोल पाउडर को भी यूज कर सकता हूँ इसके स्पेसिफिक एरिया में विद द यूज ऑफ मेकअप ब्रश, और वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अभी हमने इसके कुछ कुछ एरियाज को हमने ब्लैक शेड दे दी है। ये वाली ब्लैक शेड तो काफी हद तक सही हो चुकी है, पर इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो रेफरेंस में जो ये वाला एरिया ये इंटेंस ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर जो हमने अभी शेड किया है यहाँ पर वैसी शेड नहीं आ रही। अभी हमने इसको इंटेंस ब्लैक करना है, लेकिन वो करना है इस एरिया को अच्छे से शेड करने के बाद। इसको मैं पहले भी कर सकता हूँ अगर मैं स्टेलर की डबल ई पेंसिल यूज करूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया कि स्टेलर की डबल ई पेंसिल के साथ उतनी ज्यादा इंटेंस ब्लैक शेड नहीं मिलती जितनी ज्यादा मुझे कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल के साथ मिल जाती है। तो मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल इसके ऊपर यूज करूंगा आफ्टर शेडिंग ऑल दिस एरिया। अब मैं इसके ऊपर बेस लेयर क्रिएट करूंगा विद द यूज ऑफ HP ग्रेड पेंसिल।
तो अपर आईलिड काफी अच्छे से शेड हो चुकी है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि कैमलिन की चारकोल पेंसिल के साथ मैं इसकी जो आईलैशेस हैं उसको और भी ज्यादा डार्क करूंगा, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर रेफरेंस में आईलैशेस काफी ज्यादा डार्क हैं और इसकी डार्कनेस को मैच करने के लिए एटलीस्ट मुझे ये पेंसिल यूज करनी ही होगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डबल यूज कर लीजिए, वो नहीं है तो आप कोई भी 8B ग्रेड की डार्क ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर लीजिए। अब हमारा लास्ट स्टेप ये है कि इसके ऊपर जो हाइलाइट्स हैं उसको क्रिएट करना, और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इरेजर, और ये भी बहुत ही इजीली मैं इसके साथ ये क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मोनोजीरो इरेजर भी यूज कर सकते हो। कि अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आप नॉर्मल इरेजर को शार्प कट करके आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो फाइनली अपर आईलिड भी अच्छे से शेड हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि या तो हम नीचे वाले एरिया को हम शेड करना स्टार्ट करें या फिर ऊपर वाले एरिया को शेड करना स्टार्ट करें। मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर वाले एरिया को शेड करना स्टार्ट करते हैं। और इसको शेड करने का तरीका क्या रहेगा कि पहले जो इसकी आईब्रोज है मैं उसको अच्छे से डिफाइन करूंगा विद यूज ऑफ EE चारकोल पेंसिल। जब वो अच्छे से डिफाइन हो जाएगी उसके बाद मैं इसको शेड करूंगा अच्छे से, एंड देन उसके बाद मैं आईब्रोज को क्रिएट करूंगा। तो आईब्रोज की डिटेल्स काफ़ी अच्छे से डिफाइन हो चुकी है। अब हम इसको शेड करना स्टार्ट कर सकते हैं, और शेड करने की शुरुआत मैं करूँगा ऊपर की तरफ से, एंड देन नीचे वाली साइड्स को मैं शेड करूँगा, और फिर उसके बाद मैं आईब्रोज को कंप्लीट करूँगा। अपर साइड की शेड से लाइट टोन्स हैं उसको मैं डायरेक्टली मेकअप ब्रश के साथ ही उसको मैं शेड कर दूंगा, और ये बिल्कुल ही हल्के हाथ से आपने करना है। और जो ऊपर की तरफ आपको हल्की हल्की सी जो डिटेल दिख रही है, इसकी स्किन की जो टेक्सचर दिखाई दे रहा है, आप उसको भी क्रिएट कर सकते हो। पहले एक बार आप बेस लेयर क्रिएट कर लो, उसके बाद आपने एक लाइट ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करना है, और जैसा जैसा इसके ऊपर टेक्सचर बना हुआ है आपने बिल्कुल वैसा ही रेप्लिकेट करना है इसके ऊपर। ऊपर वाला एरिया शेड करने के बाद अब हम नीचे वाला एरिया को शेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग चाहे आप लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप कर लीजिए। अब मैं इसके लेफ्ट साइड से मैं इसकी शेडिंग करना स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसको भी मैं डायरेक्टली ब्रश के साथ ही करूँगा। एक जो लाइट टोन इसके ऊपर है मैं एग्जैक्ट वैसी ही लाइट टोन इसके ऊपर क्रिएट कर दूंगा, और बाद में इसके ऊपर स्किन का टेक्सचर क्रिएट करके एंड देन जो उसके साथ हाइलाइट्स बनी हुई हैं मैं उसको क्रिएट करूँगा। अब इसकी लाइट टोन्स और मिड वैल्यूज काफी अच्छे से बन चुकी हैं। अब हम इसकी डार्क वैल्यूज बनाएंगे इस तरफ, और उसी के साथ इसकी मिड वैल्यूज भी हैं एंड देन लाइट वैल्यूज भी हैं, एंड एट लास्ट हम इसकी हाइलाइट्स क्रिएट करेंगे विद दिस स्किन टेक्सचर। और अभी इसकी डार्क वैल्यूज क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 4B ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल, जिसमें लेड है पेंटल कंपनी का।
आई के इस वाले पार्ट की शेडिंग काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। हमारी लाइट टोन्स, मिड टोन्स और डार्क टोन्स काफ़ी अच्छे से बन चुकी हैं और जिन जिन एरिया के ऊपर ये टोन्स हैं उसकी शेप भी काफ़ी अच्छे से डिफाइन हो चुकी है। इसका मतलब कि जो आप रेफरेंस में देख सकते हो कि डार्क टोन सिर्फ इतने एरिया में है, तो मैंने सिर्फ इतने ही एरिया में इसको बनाने की कोशिश की है और सिमिलरली बाकी टोन्स भी। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप इसमें ये है कि इसके ऊपर जो स्किन का टेक्सचर है मैं उसको अभी आउटलाइन करूंगा, उसकी टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और उसके लिए मैं यूज करूंगा HP ग्रेड की फैब्रिक कैसल 9000 पेंसिल। अगर आपके पास ये नहीं है तो HP ग्रेड की आप स्टेलर पेंसिल भी यूज कर सकते हो या फिर कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका स्किन टेक्सचर क्रिएट करते वक्त आपने खास ख्याल रखना कि जो लाइंस आप बना रहे हो इसकी स्किन के टेक्सचर की वो एग्जैक्ट वैसी ही बने जैसी की रेफरेंस में है। पहले हम इसकी आउटलाइन को अच्छे से क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसके स्किन का टेक्सचर की जो अलग अलग शेड्स बनी हुई हैं उसके सरफेस के ऊपर हम उसको बाद में क्रिएट करेंगे एंड एट लास्ट हम इसके ऊपर हाईलाइट्स क्रिएट करेंगे। और आप स्किन की शेड क्रिएट करने के लिए इसको साथ साथ में इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बस आपने ध्यान रखना कि आप ज्यादा इसको डार्क ना कर दें, ज्यादा डार्क कर दोगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है इसको बाकी सरफेस के साथ मिलाना कि ये उसी सरफेस का पार्ट है, नहीं तो ये अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर इसको क्रिएट करने का एक और भी तरीका है कि आप मोनो जीरो इरेजर के साथ इसके ऊपर जो हाईलाइट पॉइंट्स बने हुए हैं आप उसको पहले क्रिएट कर लो और फिर उसको क्रिएट करने के बाद उसी के साथ साथ आप एक्स्ट्रा शेड ऐड कर दो उसको थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए। इस साइड की डिटेल्स क्रिएट करने के बाद अब हम इस साइड की डिटेल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 4B ग्रेड की टॉम्बो की ग्रेफाइट पेंसिल। इसको मैंने पिन पॉइंट शार्प कर लिया है और इस एरिया के ऊपर आपको जिस तरह की डिटेल्स दिख रही है, जिस तरह की उसकी शेप है, उसके डार्कर एरियाज के ऊपर हमने एग्जैक्ट वैसे ही क्रिएट करनी है। और जहाँ पर लाइट एरियाज के ऊपर जिस तरह की शेप है, जो यहाँ पर शेप से आपको दिखाई दे रही है, टेक्सचर दिखाई दे रहा है, या फिर जो इस एरिया के ऊपर है, आपने उसके रिस्पेक्टिव एरिया के अकॉर्डिंग ही अपने पेंसिल का ग्रेड चूज करना है उसके ऊपर डिटेल्स क्रिएट करने के लिए। तो अभी मैं इसके ऊपर डिटेल्स क्रिएट करूंगा और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसके ऊपर अगर आप डिटेल्स बाद में बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पहले आप इसके ऊपर हाईलाइट्स भी क्रिएट कर सकते हो। हाईलाइट्स क्रिएट करने के साथ आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाती है इसके ऊपर डिटेल्स देने में और ये टोटली आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से ज्यादा आसान लगता है डिटेल्स देना। हालांकि इसके डिटेल्स देने के बहुत ज्यादा मेथड होते हैं टेक्सचर बनाने के, जो मेथड आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क करता है आप उसको ही चूज कीजिए। तो आई का अभी ये वाला पार्ट काफी अच्छे से शेड भी हो चुका है, इसके ऊपर स्किन का टेक्सचर भी बन चुका है और ये अभी काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसकी आईब्रोज को क्रिएट करना और उसके लिए मैं अभी यूज करूंगा कैमलिन की सॉफ्ट शार्पर पेंसिल। मैंने इसको पिन पॉइंट शार्प कर लिया है और जैसे जैसे आपको इसके ऊपर हेयर स्टैंड्स का फ्लो दिखाई दे रहा है जो हमने पहले भी बना रखा है, बस उसी फ्लो में आपने इसके ऊपर हेयर स्टैंड्स और क्रिएट करने हैं। हेयर स्टैंड्स पूरे कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसके ऊपर कैमलिन का चारकोल पेंसिल यूज की है तो हम मेकअप ब्रश के साथ उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं इस तरीके से। इसके साथ हेयर स्टैंड्स के बीच का जो गैप है, उसके नीचे वाला जो सरफेस है वो भी अच्छे से शेड हो जाएगा।
अब आप इसकी फर्दर डिटेलिंग करने के लिए आप मोनोज़ेरो इरेजर को भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको कहीं पर लग रहा है कोई हेयर स्टैंड्स रह गया है तो फिर आप उसको क्रिएट कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ स्टेलर डबल ई पेंसिल, या फिर सेम आप कैमलिन की चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। अपर आई पार्ट काफी अच्छे से अभी बन चुका है। अब हम नीचे वाले पार्ट को शेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस नीचे वाले पार्ट को शेड करने का जो सीक्वेंस रहेगा वो ये है कि पहले मैं इस वाले पार्ट को शेड करूंगा, उसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट शेड करूंगा, एंड थर्ड पे मैं इस वाले पार्ट को शेड करूंगा। ऐसा बस इसलिए बिकॉज अगर मैं पहले ये वाला पार्ट को शेड करूंगा तो फिर मुझे बाद में प्रॉब्लम होगी जब मैंने ये वाला या फिर ये वाला पार्ट शेड करना होगा, बिकॉज इनको ब्लेंड करते करते इसकी डिटेल्स ब्लेंड हो जाएंगी। और ये वाला पार्ट टोटली डिटेल्स वाला पार्ट है, और डिटेल वाला पार्ट हमेशा हम शेडिंग करने के बाद करते हैं। अगर किसी का शेडिंग करने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा तो वो उसको पहले भी कर सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। बस बात ये है कि आपको इजी टू द इजीएस्ट वे में कौन से सीक्वेंस के थ्रू आपको ये शेड करना चाहिए। अगर आप पहले ये कर लोगे या फिर इसको शेड पहले कर लोगे तो फिर बाद में आपको आसानी रहेगी इसके ऊपर वर्क करने की। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अब पहले मैं इसका एरिया डिफाइन कर लेता हूँ जहाँ जहाँ हमने इसकी शेडिंग करनी है। हालांकि पहले से मैंने इसके ऊपर आउटलाइन करके रखी हुई है, और हम शेड करने वाले हैं ये वाले एरिया को, यहाँ से लेकर इस वाले एरिया को पूरा। और यहाँ पर आपने नोटिस करना है कि कहाँ पर लाइट वैल्यूज है, कहाँ पर मिड है और कहाँ पर इसकी डार्क वैल्यूज है। डार्क वैल्यूज हम देख सकते हैं कि इतने एरिया में है। इसकी जो मिड वैल्यू है वो थ्रू आउट द सरफेस है, और जो लाइटेस्ट वैल्यूज है वो इस एरिया में है जहाँ पर इसके हाईलाइट्स आ रहे हैं। हाईलाइट्स के बिल्कुल साथ साथ इसकी लाइट वैल्यूज हैं। और इसको शेड करने से पहले या फिर इसके ऊपर लेयरिंग करने से पहले आपने क्या करना है कि इसके जो ऊपर हमने इस तरीके की जो डिटेल्स बना रखी हैं इसको आपने थोड़ा सा डार्क कर लेना है। ऐसा बस इसलिए बिकॉज जब आप इस एरिया को पूरा शेड करोगे तो फिर आपको बाद में ये प्रॉब्लम ना आए कि आपकी पहली जो बनाई गई डिटेल्स हैं वो फेड पड़ जाए। तो इसलिए मैं पहले इसको अभी थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ विद द यूज ऑफ 4B ग्रेड मैकेनिकल पेंसिल। इसकी डिटेल्स को और थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करने के बाद अब हम इसकी आईलेट की जो नीचे वाला बिल्कुल पार्ट है जो आई के बिल्कुल साथ लग रहा है, हम इसको शेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HB ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल। अभी HB ग्रेड के साथ जैसी भी शेड क्रिएट होती है आपने उसको क्रिएट कर लेना है और इसको ब्लेंड करना है। या तो आप मेकअप ब्रश के साथ कर लो या फिर आप ईयरबड के साथ कर लो। और बाद में आपने देखना है कि इसके ऊपर शेड्स कहाँ पर ज़्यादा डार्क होनी चाहिए और कहाँ पर लाइट। हालांकि लाइट शेड्स इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है कि HB ग्रेड उसके लिए थोड़ा सा डार्क पड़ जाए, इसलिए मैंने इस ग्रेड को चूज़ किया है इसकी बेस लेयर क्रिएट करने के लिए। इसके जितने एरिया में हाइलाइट्स दिखाई दे रही हैं आपको, उतने एरिया को आप शेड करना रहने दे सकते हो, नहीं तो बाद में उसको इरेज करना उसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं इस तरह के शेडिंग एरियाज को पहले से डिफाइन कर लेता हूँ कि कहाँ पर लाइट शेड्स मैंने क्रिएट करनी है, कितने एरिया में करनी है, कहाँ पर मिड टोन्स क्रिएट करनी है और कहाँ पर डार्क टोन्स करनी है। जब आप ऐसा करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने शेडिंग कितनी लिमिट तक करनी है और आप उससे ज़्यादा ना बढ़ो, और इसी के साथ आपके आर्टवर्क में एक्यूरेसी भी आती है। पहले अभी हम इतने एरिया को शेड कर लेते हैं, और इसके लिए मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। अभी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं इसके ऊपर और लेयर्स क्रिएट करूँगा कि जहाँ पर मुझे डार्क टोन्स चाहिए वहाँ पर मैं डार्क टोन्स क्रिएट कर पाऊँ। और उसके लिए मैं 2B ग्रेड की पेंसिल भी यूज़ कर सकता हूँ और 4B ग्रेड की पेंसिल भी। अगर कोई सरफेस मेकअप ब्रश के साथ ब्लेंड नहीं हो पा रहा तो आप वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू ज़रूर यूज़ कीजिए।
अब ये नीचे वाले पार्ट की काफी अच्छे से शेडिंग हो चुकी है और इसका स्किन बेस काफी ज्यादा स्मूथ बन चुका है। और जहाँ पर हमने इसकी लाइट वैल्यूज क्रिएट करनी थी, डार्क वैल्यूज क्रिएट करनी थी, मिड वैल्यूज क्रिएट करनी थी, वो भी काफी अच्छे से बन चुकी है। और हमारा हाईलाइट्स वाला पार्ट भी हमने एज इट इज वैसे ही छोड़ दिया है जितना बनना चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए यही बहुत ही ज्यादा उनके लिए बेस्ट वर्क हो सकता है, लेकिन अभी ये चीज अधूरी है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल्स ऐड करेंगे और स्किन का टेक्सचर ऐड करेंगे और फिर जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उसको भी ऐड करेंगे, तब जाके हमारा ये वाला जो पार्ट है ये फोटो रियलिस्टिक लगेगा, जैसा कि हमने अपर वाला पार्ट किया था। और ये बनने के बाद कुछ लोगों के लिए वही चीज हाइपर रियलिस्टिक लग सकती है, बट नहीं दोस्त, हाइपर रियलिज्म इससे भी बहुत बड़ा लेवल है। बट अगर आप फोटो रियलिज्म भी अचीव कर लेते हो तो भी वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो लेवल तभी अचीव होगा जब आप एक सिस्टमैटिक वे में सीखोगे, हर स्टेप को अंडरस्टैंड करोगे और एक मेंटोर की गाइडेंस के साथ चलोगे, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसके बाद या तो मैं इसकी पूरी डिटेल्स क्रिएट कर सकता हूँ इसी वक्त, या फिर मैं इसके ये वाली साइड और ये वाली साइड को क्रिएट करने के बाद मैं फिर इसकी डिटेल्स ऐड कर दूं, या फिर ये वाली साइड को भी क्रिएट करने के बाद फिर ये वाली साइड को भी क्रिएट करने के बाद मैं एट लास्ट इसका स्किन टेक्सचर और इसकी हाईलाइट्स क्रिएट करूँ। इसमें सीक्वेंस आप किसी भी तरीके का रख सकते हो, बट मेरा मानना यह है कि पहले आप एक चीज को पूरी तरह कंप्लीट करो, लेकिन वो कंप्लीट भी ऐसे होनी चाहिए कि बाद में जब आपने उसके रिस्पेक्टिव किसी और सरफेस के ऊपर वर्क करना है, जैसे कि मैंने इसके ऊपर वर्क करना है या फिर इसके ऊपर वर्क करना है, तो इनके ऊपर वर्क करने के कारण हमारे पहले वाले पार्ट के ऊपर जैसे कि इस पार्ट के ऊपर बनाई गई डिटेल्स डिस्टर्ब ना हो। तो अभी जो मैंने सीक्वेंस रखना है, पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर इसको, फिर इसको। इस तरीके से सीक्वेंस अगर मैं रखूंगा भी तो कोई भी सरफेस पार्ट एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब नहीं होगा। अब यहाँ पर डिटेल्स ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो इसके हाईलाइट पॉइंट्स हैं मैं मोनो जीरो इरेजर के साथ उसको क्रिएट कर लेता हूँ। और इनको क्रिएट करने के बाद जो आई की लेफ्ट साइड है उसके ऊपर जो स्किन का टेक्सचर बना हुआ है मैं उसको भी क्रिएट करूंगा एंड देन एट लास्ट उसके ऊपर भी ऐसे ही हाईलाइट्स क्रिएट करूंगा। और जब भी आपने इस तरह की डिटेल्स वगैरह बनाने की कोशिश करनी है, जब भी आप बनाने लगोगे तब आपने क्लोजली ऑब्जर्व करना है अपने रेफरेंस को, क्योंकि तभी आप अपने प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे और गलतियाँ होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो आई का ये लोअर पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर डिटेल्स भी बना दी हैं और हाईलाइट्स भी बना दी हैं, और किस तरीके से बनाई हैं वो आप देख और समझ चुके हो। अभी इसके बाद मैं ये वाला पार्ट को शेड करूंगा और उसके बाद ये वाला पार्ट शेड करूंगा, और इसकी शेडिंग में लाइट वैल्यूज, मिड वैल्यूज एंड डार्क वैल्यूज, हालांकि इसमें डार्क वैल्यूज नहीं है, कुछ मिड वैल्यूज हैं इस पॉइंट पर और डार्क वैल्यूज सिर्फ इसी एरिया के ऊपर है। तो अभी इन सभी को मैं अच्छे से क्रिएट करूंगा, एक स्मूथ बेस क्रिएट करूंगा, उसके बाद स्किन का टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा एंड एट लास्ट मैं उसके ऊपर हाईलाइट्स ऐड करूंगा।
तो नीचे वाले पार्ट की ये दोनों साइड्स अच्छी से शेड हो चुकी हैं और इसके ऊपर डिटेल्स भी बन चुकी हैं। अब ये वाला पार्ट बाकी है। अब इस पार्ट को क्रिएट करने का सीक्वेंस क्या रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। अब मैं इस वाले पार्ट को मैं 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करने वाला हूँ, जिसमें से पहला पार्ट ये रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा ये मिडिल वाला, और थर्ड पार्ट रहेगा ये वाला। अब सेकंड वाले पार्ट और थर्ड वाले पार्ट को मैंने अलग अलग क्यों किया, बिकॉज सेकंड वाले पार्ट में आप नोटिस कीजिए यहाँ पर शेडिंग की जो सरफेस एरिया है, जितने ज़्यादा एरिया के ऊपर शेड किया हुआ है वो एरिया ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी हाइलाइट्स, और यहाँ पर हाइलाइट्स ज़्यादा हैं इस थर्ड वाले पार्ट में, और जो शेडेड वाले पार्ट्स हैं, शेडेड वाले जो टेक्सचर हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू दी हाइलाइट्स। इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग किया है, और इन दोनों को शेड करने का तरीका भी बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट रहेगा। सेंटर वाले में पहले मैं शेडिंग वर्क करूँगा, उसको एज इट इज़ मैच करवाने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद फिर मैं इसमें हाइलाइट्स वगैरह ऐड करूँगा एंड देन टेक्सचर। और इस वाले में ऑपोजिट करूँगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली टेक्सचर वगैरह क्रिएट करूँगा, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं मोनोज़ेरो इरेजर के साथ इसमें मैं डिटेल्स वगैरह और ज़्यादा डिफाइन कर दूंगा। और जो हमारे जो पहले वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यहाँ पर जो डिटेल्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं उनको पहले ही क्रिएट कर रहा हूँ, सो दैट बाद में जब मैंने शेडिंग वगैरह करनी तो मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए। अब यहाँ पर जो मैंने डार्क वैल्यू पहले क्रिएट की हुई है, जो डार्क शेड्स वगैरह की हुई हैं, जो लाइंस बनी हुई हैं, अब उन्हीं लाइंस के ऊपर मैं फिर से एक और लेयर क्रिएट करूंगा विद द यूज ऑफ 2B ग्रेड पेंसिल या फिर 4B ग्रेड पेंसिल, और फिर इस पूरे एरिया को मैं अच्छे से शेड कर दूंगा डिपेंडिंग अपॉन दी कहाँ पर कौन सी शेड है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं पेंसिल यूज करूंगा। मोस्टली पेंसिल मेरी रहने वाली है HB2 4B। अब आपको मैंने तीनों के प्रोसेस वगैरह समझा दिए हैं, अब एक एक करके इसके ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटर वाले के ऊपर वर्क करूंगा, और इसको मैं शेड कर रहा हूँ विद द यूज ऑफ HB ग्रेड पेंसिल। अब इसके बाद हमने इसकी करनी है ब्लेंडिंग विद द यूज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, और सॉफ्ट टिश्यू यूज़ करने के बाद एक बार फिर से हम इसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अभी लेयर क्रिएट की है वो काफ़ी लाइट है इन कंपैरिजन टू द रेफरेंस, इसलिए इसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट करूँगा। अभी मैं यूज़ करूँगा 2B ग्रेड की स्टाइलर की ग्रेफाइट पेंसिल। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये वाला वेबिनार थोड़ा सा लेंथी हो जाए, पर आप इसको बिल्कुल भी बंद करने का ना सोचिएगा, बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। अगर कोई लाइव भी सिखा रहा होगा तो भी वो इतने डिटेल में नहीं सिखाने वाला आप। मुझे इसको ड्रॉ करते हुए कम से कम भी 15 घंटे हो चुके हैं और अभी तक भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर कोई आपको कह रहा है कि वो आपको सिर्फ 2-3 घंटे की क्लास में इतना अच्छा सिखा देगा तो यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वर्क्स को वाकई में काफ़ी टाइम लगता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बिल्कुल ही संक्षेप में, लेकिन विद ऑल दी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड हैं ऐसे रियलिस्टिक आर्टवर्क्स बनाने के लिए, उसके साथ में आपको ये समझाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वेबिनार घंटों तक लंबा हो जाए। ये मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स तक रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड आई बिलीव जो बंदा 45 मिनट तक वेट करके देख सकता है, इसको सीख सकता है, वो बंदा आर्टिस्ट भी अच्छा बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस है सीखने का। अभी हमारा ये वाला पार्ट तो शेड हो चुका है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर डिटेल्स वगैरह ऐड नहीं करेंगे। डिटेल्स हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम इस वाले एरिया को अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड पार्ट वाले एरिया को शेड करेंगे। और इसको शेड करते वक्त आपने खास ख्याल रखना है कि आप रेफरेंस को कंटिन्यूसली देखते रहें साथ साथ, बिकॉज जहाँ कहीं आपने रेफरेंस को छोड़ा या फिर आप भूल गए कि आप कौन से पॉइंट के ऊपर इसको शेड करे थे, वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है फिर बाद में, और आप गलत भी इसको क्रिएट कर सकते हो।
वेल अंडर आई डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे से बन चुकी हैं और अब इसके बाद ये वाला पार्ट भी काफ़ी हद तक मैंने कर लिया है, लेकिन कुछ ये वाला पार्ट बाकी है इसकी हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए। और अभी मैं इसके साथ साथ ये वाला पार्ट को भी क्रिएट करूँगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो अभी ये वाला पार्ट बाकी है इसके ऊपर मैं ज़्यादातर मोनो ज़ीरो इरेजर को यूज़ करूँगा इसकी डिटेल्स क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर मुझे पेंसिल के साथ ही डिटेल ऐड करनी होगी और इसमें जहाँ कहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी हाइलाइट्स ऐड करने की, उसके लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेजर यूज़ कर लूँगा। तो इसको भी करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे मैंने पहले किया था। अभी पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्किन टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ और उसी के साथ फिर मैं इसके ऊपर हाइलाइट्स भी ऐड कर दूँगा। तो फाइनली ये आर्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा फोटो रियलिस्टिक लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही फोटो रखी हुई है प्रिंट आउट करवा के। और आपने इस वेबिनार के थ्रू आपने नोटिस भी किया होगा कि कितना आसान हो जाता है कि फोटो रियलिस्टिक आर्ट बनाना, अगर आपको प्रोसेस पता हो किस तरीके से आपने अपने वर्क को सीक्वेंस करना है और कैसे कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपने उसके ऊपर वर्क करना है। आई रियली होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा सीखने को मिला होगा और जिस तरीके से मैंने आपको थ्रू आउट दी वेबिनार आपको इसके प्रोसेस के बारे में समझाया है, आपको वो काफ़ी ईजी भी लगा होगा। और अगर आप इस पार्ट तक पहुंच गए हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, बिकॉज आप उन चुनिंदा लोगों में से जो वाकई में आर्ट की फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं। और वेबिनार में मुझे इसके ड्राइंग प्रोसेस को फास्ट रखना पड़ा बिकॉज इसको सिर्फ शेड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन लग गए या फिर कह लो कि 17 से 18 घंटे लग गए। और इस पूरे प्रोसेस को कम टाइम में एकदम डिटेल के साथ आपको समझाना काफी चैलेंजिंग वर्क था मेरे लिए। बट बिलीव मी, कोर्सेज की वीडियोस इससे भी कहीं ज्यादा डिटेल में और प्रॉपर टाइम लेंथ के साथ मिलेंगी आपको। तो देखा आपने कितना आसान था एक फोटो रियलिस्टिक ड्राइंग को बनाना अगर आपको सारे स्टेप्स अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएं। पर कुछ लोग तो सालों मेहनत करते रहते हैं इन छोटी सी चीजों को सीखने के लिए भी, लेकिन उनके हाथ में फिर भी कुछ नहीं आता और ना ही वो आगे ग्रो कर पाते हैं। सोचो अगर इंसान इस तरीके से ही प्रैक्टिस करता रहे विदाउट गाइडेंस या मेंटरशिप के, तो वो अपनी जिंदगी के कितने ज्यादा प्राइसलेस ईयर्स बर्बाद कर देगा, फिर भी वो एक लेवल अप नहीं हो पाएगा। आज का जमाना बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, सभी लोग जल्दी से जल्दी सीख कर अपने वर्क में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ढेर सारे पैसे भी कमा रहे हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके। पर जो इंसान अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, एक प्रॉपर सोर्स से नहीं सीखता या गाइडेंस या मेंटरशिप नहीं लेता, वो इंसान वहीं का वहीं अटका रहता है और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता और इससे जिंदगी में सिर्फ रिग्रेट्स ही मिलेंगे, ग्रोथ नहीं। अगर ग्रोथ चाहिए तो आप भी इसको अपनी स्टडीज की तरह इसको ट्रीट कीजिए और जैसा आपने अपनी स्टडीज में इन्वेस्ट किए हैं लाखों रुपए या फिर कर चुके हो या कर रहे हो, इसके ऊपर भी आप कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर। इसका बेनिफिट सिर्फ आपको ही होगा और किसी को नहीं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब आपकी आर्ट की ग्रोथ होती है तो आपकी जिंदगी में कैसे कैसे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। लोग आपके आर्टवर्क्स के दीवाने बन जाते हैं, आपकी स्किल के दीवाने बन जाते हैं। आप कहीं भी पोस्ट करते हो सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पर आपको एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है, ज्यादा लाइक्स कमेंट्स ज्यादा शेयर होते हैं और ज्यादा लोग आपके उसमें फॉलोअर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अलग अलग तरह के कमीशंस करने की या फिर अलग अलग तरह के इवेंट्स को ज्वाइन करने की। और इसी का फायदा आपको पर्सनल लाइफ में भी होता है। जब भी आप किसी को पर्सनली मिलते हो तो आप अपना वर्क उसको दिखाते हो तो उसके माइंड में परसेप्शन यही बनता है कि यार कितना बड़ा आर्टिस्ट है, मैं तो आज मतलब लकी हूँ कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट को आज मिल पाया। ये चीजें मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ होती हुई देखी है और इवन की मेरे साथ भी ये चीज बहुत बार हुई है। इवन कि मैं कई बार 4-5 साल भी किसी पर्सन को मिलता हूँ ना, तो उसको भी लगता है कि यार इस बंदे को मैंने देखा, लगता है हाँ यार ये वही है जो आर्ट करता है। उसको मेरा नाम बेशक ना याद हो, लेकिन उसको पता होगा कि मैं काम क्या करता हूँ, क्योंकि वही मेरी पहचान बन जाती है। और हमारी जो आर्ट है इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारी इमेज का सामने वाले के ऊपर। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मैंने हीरो साइकिल्स में 4 साल काम किया है और उसके लिए मैं डेली 160 किलोमीटर ट्रैवल करता था। अपनी घर में नींद सिर्फ 4 से 5 घंटे लेनी, 30 से 40 मिनट मैंने बस में पूरी करनी और उसके बाद पूरा दिन काम करने के बाद 2-3 घंटे मैंने घर पे आके वर्क करना और संडे वाले दिन मैंने तकरीबन 10 घंटे तो काम करना ही होता था। मैंने ऐसा
लगभग 4 साल किया और उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी। और वो जॉब छोड़ने का मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था और मेरी बेस क्या था उसको जॉब छोड़ने का, वो ये था कि 2015 में जब मेरी जॉब लगी तब मैं 2 या 3 हजार ही बचा पा रहा था अपनी जॉब से, और 4 साल काम करने के बाद भी मैं सिर्फ 12 हजार ही बचा पा रहा था आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द ट्रैवल एक्सपेंसेस। जबकि 2017 से जब मैंने कमीशन वर्क्स लेने स्टार्ट किए तब मैं सिर्फ दिन में 2 या 3 घंटे काम करके, संडे वाले दिन 10 घंटे काम करके मंथली मैं अराउंड 15 to 20 के सोली सिर्फ कमीशन से कमा रहा था, और मेरी जॉब से मुझे बच रहे थे सिर्फ 10,000 रुपए। जबकि जॉब को मैं डेली 13 से 14 घंटे दे रहा था, इंक्लूडिंग ऑल द ट्रैवल टाइम एंड द जॉब टाइम। तो यही चीज मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन बनी, सबसे बड़ा बेस बनी, जिसको मैंने आधार मानते हुए मैंने अपनी जॉब छोड़ी कि अगर मैं सिर्फ इतना कम टाइम देके भी अपनी जॉब से ज्यादा कमा रहा हूँ तो सोचो अगर मैं एज ए फुल टाइम आर्टिस्ट वर्क करूं तो मैं कितना ज्यादा कमा सकता हूं अपनी जॉब से। फिर जब मैंने 2019 में अपनी जॉब छोड़ी तब मैं 35 to 45 के कमा रहा था, और अभी मैं कमा रहा हूं 70 to 90 के इन ए मंथ, वो भी सोली कमीशन से। बाकी के अर्निंग सोर्सेस अलग हैं। तो अभी आप हैं मेरी एक्सेल शीट पर, और मैंने एक्सेल शीट के ऊपर जितने मुझे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं वो सारे मैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर सेव करता हूँ कि किसने मुझे ऑर्डर दिया, किस साइज का ऑर्डर था, कब आया और कब मैंने उसको डिलीवर किया, या फिर उसकी डेडलाइन कौन सी थी, और इसकी पेमेंट कितनी आई और शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ी। तो ये 2023 का मेरा डेटा है, और यहाँ पर मैंने कितने ऑर्डर किए हैं अब तक। आज है तारीख 17 दिसंबर, और अब तक मैंने टोटल ऑर्डर्स कर लिए हैं 187। और मैं किसी एक मंथ का आपको अपनी ऑर्डर के डिटेल्स बताता हूँ कि उस पर्टिकुलर मंथ में मुझे कितने सारे ऑर्डर्स आए और उनकी वैल्यू कितनी थी। तो मैं सितंबर मंथ का आपको ये शो कर रहा हूँ, और सितंबर मंथ में मुझे 3 सितंबर मुझे ऑर्डर पहला आया था, और इसका नंबर है 135 जो कि मुझे हिमांशु निशाल ने दिया था। उसके बाद तो 135 से लेकर 158 तक मैंने ऑर्डर्स किए, जिसकी काउंट बनती है 24। मतलब कि सितंबर मंथ में मैंने 24 ऑर्डर्स किए, और उन टोटल ऑर्डर्स की जो वैल्यू थी वो थी 80,600। चाहो तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर आपको यकीन नहीं है। और ऐसे ही मैंने बाकी सारे ऑर्डर्स भी किए हैं। अलग अलग मंथ में मुझे कितने ऑर्डर्स आते हैं वो सारा डेटा मैं एक जगह सेव रखता हूँ, और ये चीज़ मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये मैं बता पाऊँ कि एज एन आर्टिस्ट भी आप अपना करियर बना सकते हो। अगर आपकी आर्ट की क्वालिटी फिनोमिनल है, आपने अपनी मार्केटिंग पर पूरा ध्यान दिया है, चाहे वो पेड एड्स की हुए हैं या फिर आपने अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, या कह लो कि कंटेंट मार्केटिंग की है, और आपने सर्विस अच्छी दी है अपने क्लाइंट्स को, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एज एन आर्टिस्ट अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो और मंथली इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। एवरी मंथ मेरी अर्निंग सिर्फ इतनी नहीं रहती थी, कई बार इससे ज्यादा होती थी, कई बार इससे थोड़ी सी कम हो जाती थी, लेकिन अराउंड 70 to 90 के हमेशा रहती थी। बट किसी टाइम 1 लाख के पार भी गई है मेरी अर्निंग। मैंने लिटरली आज तक कभी भी किसी को इस तरीके से अपनी अर्निंग शो नहीं की। मैं ये आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आए कि ऐसा करना पॉसिबल है। और अगर कोई कहता है कि आर्ट की फील्ड में कुछ नहीं रखा, आप अर्न नहीं कर सकते, करियर नहीं बना सकते, तो वो बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने खुद कभी कुछ नहीं किया जिंदगी में। मैंने किया है, कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मेरी इतनी अर्निंग बढ़ने के 2 सबसे बड़े रीजन है। पहला तो ये कि इतने साल से जो मैंने काम किया उससे मेरी मार्केट बहुत ज्यादा बनी है, और सेकंडली इतने साल काम करते हुए मेरे काम करने की स्पीड अप टू 3x बढ़ चुकी है। जिस तरह के वर्क को मुझे 2 दिन लगते थे उस तरह के वर्क को मैं अभी आधे दिन में ही कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसा कि इस तरह के वर्क को मैं सिर्फ 6 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, और इसका साइज है A4 और इसका प्राइस में रखा है 2500। मतलब कि एक दिन में इस तरह के 2 आर्ट वर्क निकाल सकता हूँ A4 साइज के। आई नो ये सुनने में इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहता कि आप दिन में 12 घंटे काम करो और 2 आर्ट वर्क निकालो, बट फिर भी अगर आप दिन में एक वर्क भी निकालते हो 6-7 घंटे काम करके भी, उससे मंथली आप 75K से भी ज्यादा कमा सकते हो अगर आपने अपनी मार्केट सही बनाई है तो। और मार्केट अच्छे से कैसे बनेगी? जब आप अपनी लर्निंग्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, आप अपनी आर्ट में ग्रो करोगे, डेली सोशल मीडिया के ऊपर आप पोस्ट करोगे, उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली वर्क करोगे, देन आपको डेफिनेटली आपके वर्क्स के ऊपर एंगेजमेंट जरूर मिलेगी, लाइक्स, कमेंट्स एंड फॉलोअर्स भी आपके बढ़ेंगे, जिससे कि आपको और भी ज्यादा लीड्स मिलेंगी कमीशन वर्क्स के लिए। और कमीशन वर्क सिर्फ एक वे नहीं है अर्निंग करने का, इससे आप मल्टीपल वे से अर्न कर सकते हो। एंड थर्ड और सबसे बड़ा रीजन है मेरी आर्ट की क्वालिटी का बढ़ना, जिससे मैं अपने आर्ट के प्राइसेस को ज्यादा रख पाया और उससे ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाया। और ये सब होगा तभी जब आपके दिल में एक बर्निंग डिजायर होगी आर्ट में ग्रो करने की, ये स्किल सीखने की, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की। पर जो लोग ये चीजें नहीं करेंगे वो सिर्फ वहीं के वहीं अटके रहेंगे और आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही आगे ज्यादा कमा पाएंगे अपने आर्ट के थ्रू। मेरी आर्ट ही वो मेरा सबसे बड़ा रीजन बनी जिससे कि मैं ये जॉब छोड़ने का डिसीजन ले पाया और मैं उस तरह के जो रैट रेस है उससे बाहर निकल पाया। और सच बताऊं तो मेरे लिए ये लाइफ बहुत ही ज्यादा बेटर है, बजाय कि मैं डेली जॉब पे जाता, 12
12-14 घंटे वहाँ पे काम करता, आने जाने में इतना टाइम खराब करता, या फिर कहीं भी और वर्क करता, किसी के अंडर में रहता, और साल बाद मैं देखता कि मेरी सैलरी अब 8% बढ़ेगी या 10% बढ़ेगी या 12% बढ़ेगी, मुझे सामने वाले के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता और उसकी कंपनी के लिए वर्क करता, बजाय कि मैं अभी अपने लिए वर्क कर रहा हूँ। मेरे अब के लिए डिसीजन मुझे ज्यादा जल्दी मुझे रिवॉर्ड करते हैं। मैं जिस मर्जी तरीके से अपनी लाइफ को अभी मोल्ड कर सकता हूँ, मैं जो मर्जी रूटीन अपनी रख सकता हूँ, मुझे किसी को भी जवाबदेही करने की जरूरत नहीं है। ऐसी लाइफ बनाने का सपना मैंने 4-5 साल पहले देखा था और उसको मैंने 2019 में पूरा किया, और अभी मैं अपने घर में ही काम करके अपनी डिजायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। पर मैं अभी सिर्फ इसी के ऊपर अटका हुआ नहीं हूँ, मैं आगे और भी ज्यादा लर्न कर रहा हूँ। आगे मैं अपनी लाइफ को जिस तरीके का बनाना चाहता हूँ उसके लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स ले रहा हूँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये भी आपके ऊपर है, आप किस तरह की अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेप्स लीजिए और अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। बाय द वे, इसी आर्ट की हेल्प से मैंने दलेर मेहंदी के साथ 5 स्टार होटल में चंडीगढ़ में दोपहर का लंच किया था, वो भी उनके बगल में बैठ के। और एक बार मैं आमिर खान के साथ भी मिला था। लेकिन ये सब चीजें कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन जो आर्ट आपको दे सकती है। बस जरूरी क्या है, वो रिक्वायर्ड स्टेप्स लेने, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, आर्ट को टाइम देना और कंसिस्टेंटली वर्क करना उसके ऊपर। पर अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और अपनी मर्जी की लाइफ बनाने के लिए आपका काम भी तो अच्छा होना चाहिए। और इस तरह के फोटो रियलिस्टिक आर्टिस्ट बनाना सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस या मेंटोरशिप नहीं है तो। प्राइम एग्जांपल मैं अपनी बता सकता हूँ कि ये वर्क मैंने 2008 में बनाया था, तब मेरी आर्ट की क्वालिटी इस तरह की थी। और ये वर्क मेरा मोस्ट रिसेंट वर्क है 2023 का, और इस लेवल तक आने के लिए मुझे 15 साल लग गए, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई मेंटोरशिप थी, ना ही कोई गाइडेंस थी, और ना कोई ये चीज बताने वाला था कि मैं आगे कैसे ग्रो कर सकता हूँ, मुझे किस तरह के मटेरियल्स यूज करने चाहिए, मुझे किस तरीके से उसको स्टार्ट करना चाहिए अपने वर्क को, और उसको करने के कौन कौन से अलग से तरीके हो सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको एक मेंटोर ही बता सकता है। अगर आप उससे सीखने का डिसीजन लो तो उसके सालों का एक्सपीरियंस आपको कंप्लीट पैकेज में मिल जाता है, जिसको आप रेगुलरली देखकर सीख सकते हो। और अपनी जो ग्रोथ आपने सालों में करनी थी विदाउट मेंटोरशिप, वो चीज आप कुछ ही मंथ्स में कर सकते हो, जैसा कि मेरे इन स्टूडेंट्स ने की है। मेरी इस फर्स्ट स्टूडेंट की आर्ट की क्वालिटी पहले इस तरह की होती थी। आफ्टर टेकिंग माय कोर्स इन जस्ट ए मंथ ऑफ लर्निंग, इसकी आर्ट की क्वालिटी पहुंच गई इस लेवल तक। मेरे सेकंड स्टूडेंट की आर्ट की क्वालिटी पहले ऐसी थी, और मेरे कोर्स के थ्रू लर्निंग करने से इसकी आर्ट की क्वालिटी पहुंची इस लेवल तक, वो भी सिर्फ 1 मंथ में। और मेरा यह थर्ड स्टूडेंट जो कि है सिर्फ 14 साल का, इसकी आर्ट की क्वालिटी पहले थी इस तरीके की, और जब से इसने मेरे कोर्स के थ्रू सीखना स्टार्ट किया, अब इसकी आर्ट की क्वालिटी पहुंची है इस लेवल तक, वो भी सिर्फ 1.5 मंथ में। कैन यू बिलीव इट कि अगर आपको एक मेंटोर की नॉलेज का कंप्लीट पैकेज आपको एक कोर्स के रूप में मिल जाए, तो आप अपनी लर्निंग को कितना ज्यादा फास्ट कर सकते हो। अब जा तो आप अपनी जिंदगी के प्राइसलेस ईयर्स बर्बाद कर लो ऐसे ना सीखे विदाउट मेंटोरशिप, या फिर आप अपने ऊपर छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करो और इसको जल्दी से जल्दी सीख लो, सो दैट आप नेक्स्ट लेवल पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। वैसे जो कुछ भी मैंने आपको इस वेबिनार में सिखाया है, उस सब्जेक्ट की रियलिज्म के रिगार्डिंग की उसको कैसे रियलिस्टिकली ड्रॉ करना है, वो मेरी नॉलेज का 5% भी नहीं था। मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है, आप उसमें इससे भी ज्यादा डिटेल में और सिस्टमैटिक वे में सीखोगे। अभी आपको मैं समझा देता हूँ कि आप क्या कुछ सीखने वाले हो इस कोर्स में। मेरे पास कोर्स के 2 प्लान्स हैं। पहले प्लान में आप ये वाला पोर्ट्रेट बनाना सीखोगे। इस कोर्स में टोटल 5 मॉड्यूल्स रहेंगे, जिसमें से मेनली 2 मॉड्यूल्स हैं। पहला जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स, जिसमें आपको पेंसिल को होल्ड करने से लेकर एडवांस शेडिंग टेक्निक कैसे करनी है के बारे में आपको सिखाया जाएगा। पहले पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, फिर पेंसिल और चारकोल पेंसिल्स को किस तरीके से आपने शार्प करना है, आपने कर्व प्रैक्टिस में किस तरीके से मास्टरी करनी है, देन एक बेसिक शेडिंग की प्रैक्टिस, उसके बाद एडवांस शेडिंग की प्रैक्टिस, देन उसके नेक्स्ट आपने चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल्स को किस तरीके से आपस में यूज करना है, उसको कैसे ब्लेंड करना है आपस में, वो आप सीखोगे। एंड एट द लास्ट आप एक शेडिंग बॉल की प्रैक्टिस करोगे, जिसमें आप पहले की सीखी गई सारी चीजों को आप अप्लाई करके आप बॉल को परफेक्टली शेड करना सीखोगे। उसके नेक्स्ट मॉड्यूल में आप पोर्ट्रेट को किस तरीके से आपने परफेक्टली आउटलाइनिंग करनी है, उसके बाद उसके एक एक पार्ट को शेड करते हुए आपने एट लास्ट उसको फाइनली कैसे कंप्लीट करने हैं, और उसको कंप्लीट करने के कौन कौन से अलग से तरीके हो सकते हैं, और आपने सब्जेक्ट को पहले कैसे स्टडी करना है उसको शेडिंग करने से पहले। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी जो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा, जिससे कि आपको सिर्फ एक वे में नहीं बल्कि आप मल्टीपल वे में एक पोर्ट्रेट को कंप्लीट करना सीख पाओगे। और ये पोर्ट्रेट एट द लास्ट कंप्लीट करने के बाद इस पोर्ट्रेट की आपने एक परफेक्ट फोटो कैसे क्लिक करनी है फॉर दी सोशल मीडिया पोस्ट। बिकॉज ये चीज मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी है बिगिनर और इंटरमीडिएट आर्टिस्ट के अकाउंट पे, कि वो अगर आर्ट वर्क अच्छा बना भी लें तब भी उनको अच्छे से फोटो क्लिक करना नहीं आता। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी
चीजें हैं इसमें सीखने वाली जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करेगी एज एन आर्टिस्ट। ना कि आर्टवर्क को अच्छे से बनाना बल्कि उसको सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे से प्रेजेंट भी करना। ये कोर्स आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एक पोर्ट्रेट को फोटो रियलिस्टिकली कैसे बनाना है उसके कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स के एक्सेस की ड्यूरेशन 3 मंथ की रहेगी। हालांकि इस कोर्स को सीखने के लिए सिर्फ 1 मंथ भी इनफ है, बट 2 मंथ एक्स्ट्रा सो दैट आप इसको आराम से कंप्लीट कर पाएं। और इसी के साथ आपको 3 मंथ के लिए फ्री मेंटोरशिप भी मिलेगी एंड फॉर द 3 मंथ्स में आपके टच में रहूंगा। आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, किसी भी मॉड्यूल में किसी भी पार्ट के ऊपर कोई भी चीज आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके मुझसे उसका सोल्यूशन मांग सकते हो। और सेकंड प्लान में आपको इस पोर्ट्रेट के अलावा 7 और पोर्ट्रेट के कोर्सेज आपको फ्री में मिलेंगे जिसके रेफरेंसेस आपस में बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से। किसी का फेस लाइट है, किसी का डार्क है, किसी के फेस और हेयर बिल्कुल डिफरेंट है और किसी का वेट फेस है। ये सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कोर्सेज आपको इन डेप्थ मिलेंगे इन दी सेकंड प्लान। और इसी सेकंड प्लान में आपको एक और कोर्स फ्री मिलेगा मेटल मास्टरी का, जिसमें आपको अलग अलग तरह के मटेरियल्स को, चाहे वो ग्लास हो, स्टोन हो या फिर कोई भी तरह की मेटल हो, फेरस हो या फिर नॉन फेरस हो, जैसे कॉपर हो, स्टील हो, आयरन हो, कोई भी तरह का मटेरियल हो, उसका किस तरीके से आपने टेक्सचर क्रिएट करना है और उसको कैसे रियलिस्टिकली बनाना है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा इन डेप्थ में। और इसके अलावा मेरी बहुत सी फोटो रियलिस्टिक ड्राइंग्स की आपको रियल टाइम वीडियो मिलेगी विदाउट नरेशन इंक्लूडिंग दिस विराट कोहली ड्राइंग वीडियो। और पहले कोर्स की तरह इस कोर्स में भी आपको फ्री 1 ईयर की मेंटोरशिप मिलेगी। मतलब आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप मुझसे डायरेक्टली हेल्प ले सकते हो, मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा एज ए पर्सनल मेंटोर। इन दोनों कोर्सेज के साथ ही आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी पे ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा जिससे कि आप अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आप एंगेज कर पाओ, उनके साथ अपने वर्क्स की प्रोग्रेस आप शेयर कर पाओ। इससे एक ये बेनिफिट रहेगा कि आप एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव माहौल में आप थोड़ा सा आ जाओगे कि हाँ यार सामने वाला भी कुछ अच्छा कर रहा है, मैं भी अपने कोर्स को जल्दी से स्टार्ट करूं, उसकी प्रैक्टिस से स्टार्ट करूं और उससे भी बेटर बना के दिखाऊं। और इसी के साथ वीकली एक लाइव Q&A सेशन होगा, मतलब कि आपने जो भी अपनी वीक में प्रोग्रेस की होगी आप मुझे वो अपने वर्क से सबमिट कर सकते हो या फिर पर्सनली DM कर सकते हो या फिर उसी लाइव सेशन के दौरान आप मुझे वो भेज सकते हो, जिसको देखकर मैं आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दूंगा और ये भी सिखाऊंगा कि आपने अपनी गलतियां किस तरीके से निकालनी है। इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी गलतियां खुद निकालना सीखोगे, आपको सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज जो बंदा अपनी गलतियां सबसे ज्यादा इजीली निकाल सकता है ना, वही बंदा सबसे जल्दी ग्रो कर सकता है। तो ये चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा आपको लाइव Q&A सेशन ज्वाइन करने का आफ्टर टेकिंग दिस कोर्स। और ये लाइव Q&A सेशन आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, या तो आपने कई साल अपने और ज्यादा बर्बाद करने हैं ये स्किल्स को सीखने के लिए, या फिर आप अभी एक छोटी सी अमाउंट अपने ऊपर इन्वेस्ट करके इन स्किल्स को आप कुछ ही मंथ्स में मास्टर कर सकते हो। सो चॉइस इज योर्स, बट ऑलवेज रिमेंबर प्रोक्रास्टिनेशन किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। आपके जितने भी सपने हैं वो सिर्फ सोचते रहने से पूरे नहीं होने वाले, आपको उसके लिए एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।